इस फिल्म की शुरुआत एक रूसी प्राइवेट लैब से होती है। वहाँ कुछ बच्चों पर टेस्ट हो रहे हैं। ये टेस्ट उनके बोन मैरो और न्यूरल सिस्टम पर हो रहे हैं, जो बहुत दर्दनाक हैं। एक बच्चा दर्द सहन नहीं कर पाता और भाग जाता है। उसके पीछे कई रूसी सैनिक लग जाते हैं। फिर कहानी गोवा में जाती है, जहाँ हमें फ्रांसिस और उसका साथी दिखाया जाता है। वे बाउंटी हंटर हैं, मतलब बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। गोवा के पुलिस कमिश्नर ने उन्हें एक डॉन, जिसका नाम डिसूजा है, पकड़ने के लिए कहा है। फ्रांसिस को सिर्फ पैसे से मतलब है, उसे किसी भी तरह का भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। फ्रांसिस डिसूजा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी भागा हुआ बच्चा उससे मिलता है। जब फ्रांसिस उस बच्चे को देखता है, तो उसे कुछ पुरानी यादें आती हैं, जैसे कि वो बच्चा उसके पिछले जन्म से जुड़ा हो। फ्रांसिस उस बच्चे को अपने साथ ले आता है, लेकिन जब वह बच्चे को अपने साथ लाता है, तब डिसूजा के लोग और रूसी माफिया उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं और कहानी में तनाव पड़ जाता है। फिल्म में एक सीन है जहां लोग अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में फ्रांसिस भी घायल हो जाता है, लेकिन उन लोगों का असली मकसद फ्रांसिस को पकड़ना नहीं, बल्कि उस बच्चे को बचाना होता है। जो लोग आए थे, वे पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि गोलियों की बौछार और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। फ्रांसिस उस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बच्चे को पकड़कर हेलीकॉप्टर के पास ले जाते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम समुद्र में तूफानी जहाज़ों को देखते हैं। इस फ्लैशबैक में एक रोमन राजा दिखाई देता है, जो भारत के एक क्षेत्र में आया है, जहां 5 द्वीप हैं। राजा को इनमें से एक द्वीप चाहिए, ताकि वह अपने सैनिकों को वहां रख सके और अपना साम्राज्य बढ़ा सके। इन 5 द्वीपों पर अलग अलग जनजातियां रहती हैं। एक बंजारा, जिसका नाम मियाँ सेन है, उन सभी गांवों में आता जाता है। वह सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। रोमन राजा मियाँ सेन की मदद से किसी एक गांव पर कब्जा करना चाहता है। मियाँ सेन कहता है कि वह किसी भी जनजाति पर हाथ डालने में मदद करेगा और उसके बदले पैसे लेगा। रोमन राजा यह सोचता है कि उसे कौन सा द्वीप चाहिए। रोमन राजा को पेरू माची पर कब्जा करना है, इसलिए मियाँ सेन, जो पेरू माची के राजा का खास आदमी है, को बुलाता है। मियाँ सेन बताता है कि जब तक राजा का बेटा जिंदा है, तब तक पेरू माची को आसानी से नहीं लिया जा सकता। इसके लिए उन्हें राजा के सभी मजबूत योद्धाओं को हराना होगा और अंत में राजा के बेटे को मारना पड़ेगा। फिर वे एक योजना बनाते हैं। गेरुआ, जो मियाँ सेन का साथी है, कहता है कि उन्हें पेरू माची के लड़के, लड़कियों और छोटे बच्चों को भी मारना होगा। रोमन राजा वादा करता है कि हर योद्धा के बदले उन्हें 2 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। उसे यह भी चाहिए कि हर योद्धा का दाहिना हाथ काटकर उसके सामने लाया जाए, ताकि वह जान सके कि कितने लोग मारे गए हैं। गेरुआ और मियाँ सेन इस बात पर सहमत होते हैं और फिर वे पेरूमाची गांव की ओर चलते हैं। गेरुआ के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी होते हैं। उसका बेटा उसे बहुत प्यार करता है और हर जगह उसके साथ जाता है। जब वे गांव पहुंचते हैं, तो गेरुआ और उसकी टीम गांव के राजा से बातचीत शुरू करते हैं। वे राजा को बताते हैं कि रोमन राजा ने उन्हें काम दिया है और इसके बदले में बहुत सारा सोना और खाना मिलेगा। राजा इस पर विश्वास कर लेता है और मान जाता है कि वे जहाज बनाएंगे। गेरुआ कहता है कि उन्हें 100 युवा श्रमिक चाहिए, जो जल्दी से जहाज बना सकें। राजा इस बात पर सहमत हो जाता है। गेरुआ 100 लोगों को लेकर पेरू माची की ओर जाता है। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी होते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है। गेरुआ अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है कि वे कुत्ते को दफना दें और वह थोड़ी देर में लौट आएगा। लेकिन जब गेरुआ 100 लोगों को ले जाता है, तो वह उन्हें दूसरे लोगों के हाथों मरवा देता है। हर एक योद्धा का दाहिना हाथ काटकर वह उसे नदी में बहा देता है। रोमन राजा यह सब देखता है और उसे विश्वास हो जाता है कि गेरुआ का प्लान काम कर रहा है। गेरुआ समझता है कि अब वह पेरू माची के लोगों को झुका सकता है। वह धीरे धीरे और जवानों को बाहर लाकर उन्हें मारता है और उनके दाहिने हाथ काटता है। इसके बदले में उसे हर योद्धा के लिए 2 सोने की मुद्राएं मिलती हैं। फिर गेरुआ फिर से राजा के पास जाता है और कहता है कि रोमन राजा को और मजबूत जहाज चाहिए, इसलिए उसे फिर से 100 लोग चाहिए। राजा इस बार भी सहमत हो जाता है। जब गेरुआ फिर से 100 लोगों को लेकर जाता है, तो एक आदमी चिल्लाता है और कहता है, कोई आगे नहीं जाएगा। उसका हाथ कटा हुआ था, मतलब वह पहले वाले 100 लोगों में से एक था जो छुपा हुआ था।
वह अपना हाथ काट कर दिखाता है ताकि सबको विश्वास हो जाए कि बाकी लोग मर चुके हैं, जबकि वह जिंदा था। वह भागकर राजा के पास जाता है और सब कुछ बताता है। ये देखकर गेरुआ भी थोड़ा डर जाता है। जंगल में एक आवाज गूंजने लगती है जो कंगवा की होती है। कंगवा राजा का बेटा है और उसे लोग पुकारते हैं। दूसरी ओर रोमन लोग फिर से लोगों को मारने के लिए आ चुके हैं, साथ ही गेरुआ के लोग भी। तभी कंगवा, जो मेगा स्टार सूर्या का किरदार है, एंट्री करता है। उसकी एंट्री बहुत शानदार होती है, जैसे फिल्म बाहुबली में होती है। कंगवा एक ताकतवर योद्धा है और सभी लोग उससे डरते हैं। पहले कई लोगों ने पेरूमाची पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कंगवा ने सबको मार दिया। अब वह एक एक करके सभी को मारने लगता है। उसकी लड़ाई के सीन बहुत अच्छे हैं और देखने में मजेदार लगते हैं। कंगवा गेरुआ का हाथ काटकर उसे जिंदा छोड़ देता है और गांव के सामने लाता है। गेरुआ की पत्नी और बच्चा उसे देखकर रो रहे होते हैं। उसकी पत्नी कंगवा से मिन्नतें करती है कि उसके पति को छोड़ दे, लेकिन कंगवा कहता है कि गेरुआ ने 100 योद्धाओं की मौत का कारण बना है, इसलिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। गांव वाले और राजा भी यही चाहते हैं कि गेरुआ को सजा मिले। गांव के लोग चाहते हैं कि गेरुआ के साथ उसकी पत्नी और बच्चे को भी मार दिया जाए। वे चाहते हैं कि गेरुआ का पूरा परिवार खत्म हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पति में लालच है तो पत्नी और बच्चे में भी होगा। लेकिन कंगवा इस बात के लिए राजी नहीं है। वह सबको समझाने की कोशिश करता है कि लालच पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ता, हमें सिर्फ गेरुआ को सजा देनी चाहिए। तभी गेरुआ की पत्नी कंगवा के पास आती है और कहती है, भैया, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। फिर वह अपने पति के साथ आग में कूद जाती है। गेरुआ का बच्चा यह सब अपनी आंखों से देखता है। उसे अपने माता पिता से बहुत प्यार था और अब वह उन्हें जलते हुए देख रहा है। गेरुआ की पत्नी ने अपने बेटे को उसी हथियार के पास छोड़ा जिससे उसके पति को मारा गया था। इस वजह से बच्चे के मन में कंगवा के लिए नफरत बढ़ जाती है। वह सोचता है कि वह कंगवा को मार देगा, लेकिन वह सही मौका ढूंढ रहा होता है। इस बीच कंगवा ने अंतिम समय में सभी लोगों को मार दिया, लेकिन मियां सेन, जो अभी भी जिंदा था, कहता है कि अगर उन्हें कंगवा और पेरू माची को झुकाना है तो उन्हें आरती का साथ लेना पड़ेगा। आरती एक ऐसा स्थान है जो बहुत खतरनाक है और वहां का राजा खुद आरती होता है। कांगवा का लुक बहुत डरावना है। उसके कपड़े कंकाल जैसे हैं। उसे देखकर आपको डर लग सकता है, जैसे फिल्म बाहुबली में कालकेय का किरदार था। उसी तरह कांगवा भी बहुत खतरनाक है। इस रोल को बॉबी देओल ने बहुत अच्छे से निभाया है। रोमन राजा और मियां सेन फिर से आरती के पास जाते हैं और उसे सोने की मुद्राएं और खाना देने का वादा करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कांगवा को मारना होगा। आरती इस बात पर सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ खून और पैसे चाहिए। आरती और पेरू माची की कम्युनिटी के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। आरती खुद नहीं जाता, बल्कि अपने 2 बहादुर लड़कों को भेजता है ताकि वे कांगवा और उसके लोगों को मार सकें। उसके लड़के कुछ लोगों को मार देते हैं, लेकिन कांगवा उन्हें मार देता है। गेरुआ का बेटा भी कांगवा पर हमला करता है। कांगवा समझ जाता है कि गेरुआ का बेटा उसके लिए क्या सोचता है। कांगवा ने उस बच्चे को बचपन से पाला है और उसे अच्छे से प्रशिक्षण दिया है ताकि वह हथियार चलाना सीख सके। कांगवा को यह समझ आ गया कि गेरुआ के बेटे का गुस्सा सही है, क्योंकि उसने उसके पिता को मारा है। इसलिए कांगवा ने उस लड़के पर हमला नहीं किया। वह उससे एक वादा मांगता है। कांगवा कहता है कि आरती के लोगों ने उन पर हमला किया है और उन्हें अपनी रक्षा करनी होगी। वह लड़के से कहता है कि वह उसे मार सकता है, लेकिन पहले उन्हें आरती और रोमन लोगों से लड़ना होगा। गेरुआ का बेटा इस बात को मान लेता है, क्योंकि उसे बदला चाहिए। कांगवा उसे अपने गांव ले जाता है, जहां उसके पिता उसे सजा देने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने उन पर हमला किया है। लेकिन कांगवा अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने वादा किया था कि वह गेरुआ के बेटे को कुछ नहीं होने देगा। गांव वाले फिर तय करते हैं कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे काले जंगल में अकेला छोड़ दिया जाएगा। अगर वह जिंदा रहा तो ठीक, नहीं तो जंगल उसकी सजा देगा। कांगवा तब कहता है कि अगर यह सजा दी जा रही है तो वह भी उस लड़के के साथ जंगल में जाएगा, और वह उस बच्चे के साथ जंगल में चला जाता है। दूसरी ओर हम आरती को देखते हैं।
एक आदमी बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके दोनों बेटे मारे गए हैं। उनके कबीले में एक रिवाज है कि अगर मरे हुए इंसान का मांस गिद्ध नहीं खाते तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन गिद्ध भी उसके बच्चों का मांस नहीं खा रहे थे। तभी रोमन लोग आते हैं और कहते हैं कि वे कांगवा को मार डालेंगे और उनका सोना वापस मांगते हैं। ये सुनकर वह आदमी इतना गुस्सा हो जाता है कि वह रोमन लोगों को मार देता है। वह कहता है कि अब उसका जीवन का मकसद कांगवा को खत्म करना है। वह वादा करता है कि वह कांगवा को मारेगा ताकि उसके बच्चों की आत्मा को मोक्ष मिल सके। दूसरी ओर काले जंगल में कांगवा और गेरुआ का बेटा धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। कांगवा ने अपने आप को उस लड़के के सामने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। लड़का देखता है कि कांगवा ने अपने कबीले के लिए बहुत कुछ किया है और उसके दादा ही गलत थे, इसलिए कांगवा ने उसे सजा दी। धीरे धीरे लड़का कांगवा के प्रति नरम होता जा रहा है। इस बीच पेरूमाची की महिलाएं जड़ी बूटियां लेने बर्फीले जंगल में जाती हैं, लेकिन आरती के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, कांगवा कहाँ है? उन्हें पता है कि कांगवा अपने कबीले में नहीं है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कांगवा ने उनके औरतों और बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। दुश्मन चाहे एक हो या 100, तुम्हें उनसे लड़ने की ताकत होनी चाहिए। सभी औरतों ने दुश्मनों का सामना किया और उन्हें मार दिया। दूसरी ओर आरती बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके लोग एक एक करके मर रहे हैं। वह कबीले पर हमला कर देता है। जब आरती हमला करता है, कांगवा काले जंगल में होता है और वह अपने लोगों को बचा नहीं पाता। आरती ने कांगवा के पिता, जो कबीले के राजा थे, को मार दिया है। अब पेरू माची का सिंहासन खाली है और आरती वहां राज करने लगता है। जब कांगवा को अपने पिता की मौत का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है और उसे लगता है कि वह आरती के खून से नहा जाएगा। फिर वह पेरू माची लौटता है और आरती के सभी लोगों को मार डालता है। कांगवा और आरती का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं, जैसे जानवर लड़ रहे हों। एक पल ऐसा आता है जब आरती गेरुआ के बेटे को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। कांगवा गेरुआ के बेटे को कुछ नहीं होने दे सकता क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगा। गेरुआ का बेटा भी कांगवा के प्रति सहानुभूति महसूस करता है और उसे बाबा कहकर पुकारता है। जब आरती उसे ढाल बनाकर कांगवा के साथ लड़ रहा होता है, तब गेरुआ का बेटा अपने जान की परवाह किए बिना बलिदान देता है। कांगवा आरती को हरा देता है और अपने कबीले को बचा लेता है। गेरुआ के बेटे की मौत के बाद कांगवा एक जानलेवा योद्धा की तरह बन जाता है। वह आरती को बहुत बेरहमी से मारता है, उसके शरीर के हर हिस्से पर हमला करता है और खून से सना हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे कांगवा ने नरसंहार कर दिया हो। दूसरी ओर वर्तमान समय में फ्रांसिस उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। वह खुद को छुड़ाकर उस लड़के के पीछे जाता है। वे एक जगह पहुंचते हैं जहां वे हर कंटेनर की जांच करते हैं। एक कंटेनर में उन्हें बच्चे की माथे पर फिर से वही एक्सपेरिमेंट होते हुए दिखता है। फ्रांसिस उन लोगों को मारना शुरू कर देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। जब वह बच्चे को बचाता है तब उसे अपने पिछले जन्म की यादें आती हैं। वह बच्चा दरअसल गेरुआ का बेटा है, जो पुनर्जन्म ले चुका है। अब हम आरती के कबीले में जाते हैं। जब आरती मर चुका होता है, उसका बेटा आग देने के लिए आगे आता है, लेकिन वह अपाहिज हो चुका होता है। तभी उसके हाथ को काट दिया जाता है और उसका दूसरा बेटा, जो एक दासी का बेटा है, वहां आता है और बहुत गुस्से में होता है। तो पार्ट 2 या सीक्वल जरूर बनाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छे हैं। सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।